ले रही है, फिर भी काम किया जाएगा। ये थोड़ा सा गले में खराश है और कल तो वैसे भी गैप हो गया था। तो आज हम लोग रोमांटिक एरा के अगले क्लोज राइटर की चर्चा कर रहे हैं, थॉमस डिक्वेंसी की। थॉमस डिक्वेंसी की कुछ इंफॉर्मेशन आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे और मैं साथ साथ पढ़ता जा रहा हूँ। डिक्वेंसी was born in 1785 and died in 1859. He got his early education at home and then he was sent to Bath Primary School, and 1801 he was sent to Manchester Primary School, but he was reckless in study and ran away from grammar school and he started rambling in Wales in Bohemian style. थॉमस डिक्वेंसी को पढ़ने से बेहद उबाहट होती थी और मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल से वो 1801 में ही भाग खड़ा हुआ और वेल्स के पठारी इलाकों में मस्त मौला बोहेमियन या बंजारे जैसी हालत में भटकना शुरू किया और उसने अपने इस यात्रा संस्मरण को लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अगेन he was sent to Oxford University, but he bade final goodbye to Oxford University. In 1807 he acquainted himself with Wordsworth, Coleridge, सदी एंड लैन। 1807 में उसकी भेंट होती है कॉलेरिज से, वर्ड्सवर्थ से, रॉबर्ट सदी और कार्ल लैन से, और इन लैन के अलावा वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज और सदी से उसकी प्रगाढ़ मित्रता हुई। और लेक पोएट्स के बारे में मैंने जिक्र किया है, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, सदी और डिक्वेंसी। डिक्वेंसी कोई पोएट नहीं था, लेकिन फिर भी लेकर्स में डिक्वेंसी का भी नाम शामिल किया जाता है। In 1816 he married to Margaret Simpson, was a rustic girl and daughter of a farmer। वही बेहद फुहड़ लड़की मार्गरेट सिम्पसन से विवाह करता है 1816 में और उसकी पहली रचना 1819 में पब्लिश होती है, प्रोलेगोमेना। वास्तव में प्रोलेगोमेना को उसने कभी पूरा नहीं किया, लेकिन ये वर्क, इट इज ए वर्क ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द देन इंग्लैंड। इंग्लैंड के राजनीतिक अर्थशास्त्र के ऊपर जो है लिखी हुई ये किताब है। और ये तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने न करने के बावजूद उसने पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर किताब लिखी। और उस समय अगर राजनीतिक अर्थशास्त्र की बात की जाए तो ये पहली रचना थॉमस डिक्वेंसी की। इसके बाद इन 1827 अगर नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दिया जाए, या 2 मिनट का वक्त देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लिख लिया। और
In 1827, he published Murder Considered as one of fine arts. अठारह सौ 27 में उसकी एक रचना का प्रकाशन हुआ जिसका शीर्षक था मर्डर कंसीडर्ड एज वन ऑफ फाइन आर्ट्स, एंड 1845 ही मिटा दे रहा हूँ। He published Suspiria, Profundis, Suspiria Profundis लैटिन वर्ड है। Suspiria का मतलब होता है सस्पिशन, और प्रोफंडिस कहते हैं नॉलेज। डिक्वेंसी ने इसमें ये दिखाया है कि जितने भी वर्ल्डली नॉलेज हैं, जो दुनियावी ज्ञान है, वो अपने आप में है दे आर फुल ऑफ सस्पिशन, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन द अल्टीमेट ट्रुथ। क्योंकि परम सत्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है सांसारिक ज्ञान में, तो ये सुपरफिशियल है और सस्पिशियस। तो ये बेहद गवेषणापूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं अत्यंत चिंतनपूर्ण जो है रचना है सस्पिरिया प्रोफंडिस। इन 1847 he published the Spanish military coach. इसमें स्पेनिश मिलिट्री नन एंड 1849 इंग्लिश मेल कोच, नेट में ये सब चीजें जो है पूछ लेते हैं। वैसे बीडीटी में नहीं पूछते हैं, पीजीटी में कभी मिसलेनियस क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं, लेकिन पीजीटी में तो बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। और आप लोग घर पर बैठ करके जो है हायर से लेकर के पीजीटी तक की जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसकी मुझे खुशी भी है। और उसका लास्ट वर्क है His last work is Vision of Surrender, Vision of Certain Death। इसका प्रकाशन हुआ था 1849 में। मित्रों, ये डिफेंसी कर्म है और इसी के साथ एक अतिरिक्त राइटर की चर्चा कर लिया जाए, वाल्टर सैवेज लैंड। महत्वपूर्ण है ये वाल्टर सैवेज लैंड। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल इसकी एक ही रचना है जो इमेजिनरी कन्वर्सेशन के ऊपर आधारित है।
मिटा दे रहा हूँ इंद्रियों से विराट लेंगे। बोलने में दिक्कत हो रही है मेरे को। The fame of नहीं सवेज लैंड की एक ही रचना है, खत्म कर लेते हैं। The entire theme of Savage Land rests on his बेटा जरा देखो को किसी काल आ रही इसलिए तेरी माँ rests on his single work, imaginary conversation. Imaginary conversation. The one took almost 18 years to complete. अठारह वर्ष हो ये 1824 में लिखना शुरू किया, 46 में 18 वर्षों में इमेजिनरी कन्वर्सेशन उसने पूरा किया। It runs into runs into 16 parts related to famous personalities of all land। हर देश के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे उनके बीच में वार्तालाप को लैंड ने दिखाया है। और ये मैं जरूरी समझता हूँ कि आखिर 6 पार्ट में जो कन्वर्सेशन है वो किसके किसके बीच में होता है, ये यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी नेट में तो उसको नोट कर लें। और मैं सॉरी बोलूँगा कि गला बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है। लैंग्वेज की क्लास वो आज नहीं हो पाएगी। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ इमेजिनरी कन्वर्सेशन
इमेजिनरी कन्वर्सेशन के पहले पार्ट में सैवेज लैंड ने ये दिखाया है कि डायोनीज, the conversation takes place between Diogenes and Plato. The conversation takes place between Diogenes and Plato. In the second part, between Aesop and a pretty girl. Egyptian girl. ईसप के बारे में तो आपको मालूम होगा, ये फैबुलिस्ट हैं और दुनिया के प्रत्येक देश में कुछ फैबुलिस्ट अवश्य हो गए हैं। हमारे देश में सबसे बड़े फैबुलिस्ट फैबल तो जानते ही हैं, बोध कथा जिसे कहते हैं, जिसमें कहानियों में हर कैरेक्टर वो जानवर होता है और उन जानवरों की कहानियों से मानव समाज के लिए कुछ शिक्षापूर्ण बातें कही जाती हैं। तो हमारे देश में विष्णु शर्मा हो गए हैं जिन्होंने पंचतंत्र लिखा। ऐसे ही इजिप्ट में ईशप नाम के गुलाम थे और इतने बुद्धिमान थे कि उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के उनके मालिक ने उनको आज़ाद कर दिया था। तो दूसरे पार्ट में इमेजिनरी कन्वर्सेशन के सैवेज लैंड ने दिखाया है कि इजिप्ट की एक लड़की और ईसप के बीच में बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण वार्तालाप होते हैं। इन द थर्ड पार्ट द कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन हेनरी एट the conversation takes place between Henry VIII and his wife Elizabeth Boleyn. एलिजाबेथ बॉलिन, ये प्रश्न दो बार पूछा गया है कि इमेजिनरी कन्वर्सेशन के किस पार्ट में सैवेज लैंड ने दिखाया है वार्तालाप हेनरी VIII और उसकी पत्नी एलिजाबेथ बॉलिन। यहाँ पर इन प्रिजन लिख लीजिएगा। लंदन टावर में हेनरी VIII ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉलिन को, जब मैं एलिजाबेथ फर्स्ट के बैकग्राउंड पढ़ा रहा था तो उसमें जिक्र किया था कि जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी वो एलिजाबेथ बॉलिन और हेनरी VIII की बेटी थी, लेकिन हेनरी VIII ने अपनी ही पत्नी एलिजाबेथ बॉलिन के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगा दिया था और आरोप लगाया था कि थॉमस व्याट के साथ एलिजाबेथ बॉलिन का अनैतिक संबंध था। इस तक के आधार पर हेनरी VIII ने एलिजाबेथ को लंदन टावर में कैद कर दिया था 6 महीने के लिए और बाद में ये अभियोग गलत साबित हुआ। इमेजिनरी कन्वर्सेशन के थर्ड पार्ट में कन्वर्सेशन जिसके बीच में होता है हेनरी VIII और उसकी पत्नी एलिजाबेथ बॉलिन एन बॉलिन के बीच में
माफ करना, एन बॉलिन। एन बॉलिन के लिए माफ कीजिएगा, सुधार हो गया। इन फोर्थ पार्ट दांते वेद बिएट्रिस। क्या हुआ? मैंने कहा कि इमेजिनरी कन्वर्सेशन में फिर से आपको बता दूं, अगर मेरी आवाज़ अब पहुंच रही हो तो मैं फिर से दोहरा दूं कि इमेजिनरी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करने में वाल्टर सैवेज-लैंड को, अब मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? हेलो, चलिए। तो वाल्टर सैवेज-लैंड की पूरी प्रसिद्धि ही उसकी एक रचना के ऊपर है, और उस रचना का नाम है इमेजिनरी कन्वर्सेशन, काल्पनिक वार्तालाप। और इमेजिनरी कन्वर्सेशन को पूरा करने में सैवेज-लैंड को 18 वर्षों का समय लगा। लिखने की शुरुआत 1824 में हुई थी और इसका अंत 1846 में हुआ था। अगर देखा जाए तो इमेजिनरी कन्वर्सेशन 6 पार्ट में बटी हुई रचना है, और सैवेज-लैंड ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हर देश के जो अपने ज़माने के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, जो उनके बीच में वार्तालाप दिखाया है। तो इमेजिनरी कन्वर्सेशन के पहले पार्ट में डायोनीज और प्लेटो, ये दोनों यूनानी फिलासफर थे, इनके बीच में वार्तालाप को दिखाया है। दूसरे पार्ट में ईशप और इजिप्ट की एक बेहद बाचाल, बुद्धिमान और खूबसूरत लड़की के बीच में वार्तालाप है। ईशप के बारे में जानते हैं कि इजिप्शियन लिटरेचर के सबसे बड़े फेमिनिस्ट हुए हैं, जैसे फ्रेंच लिटरेचर में ला फॉन्टेन है, और चाइनीज लिटरेचर में ईशप है वो लाओ त्सु हैं, इजिप्शियन लिटरेचर में ईशप हैं, और संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े फेमिनिस्ट विष्णु शर्मा हैं, जिन्होंने पंचतंत्र लिखी। तो दूसरे पार्ट में ईशप और मिस्र की लड़की के बीच में वार्तालाप दिखाया है, और इमेजिनरी कन्वर्सेशन के तीसरे पार्ट में हेनरी एट्थ और एन बॉलिन के बीच में। हेनरी एट्थ के बारे में आप लोग जानते हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट के पिता थे, और एन बॉलिन एलिजाबेथ की माँ। लेकिन हेनरी एट्थ ने एक बार एन बॉलिन के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगा करके लंदन टावर में बंद कर दिया था, और व्यभिचार ये लगाया गया कि थॉमस व्याप और एन बॉलिन के बीच में अनैतिक संबंध है। लेकिन ये चार्ज झूठा था, और 6 महीने के बाद एन बॉलिन को रिहा किया गया। चौथे पार्ट में वाल्टर सैवेज-लैंड ने ये दिखाया है कि दांते और उसकी प्रेमिका बिएट्रिस, आपको मालूम है सनेट के इतिहास में दांते ने 37 सनेट लिखे थे जो अपनी विलन बिएट्रिस को डेडिकेट किया था। तो चौथे पार्ट में सैवेज-लैंड ने दांते और उसकी प्रेमिका बिएट्रिस के रूप में वार्तालाप दिखाया है। इन फिफ्थ पार्ट लियोफ्रिक विद लेडी गॉर्डिना। लियोफ्रिक एंड गॉर्डिना।
आप ये जानते हैं कि लियोप्रिक एक बिशप था। जब आप एंग्लो सैक्सन पीरियड में मैंने जिक्र किया है कि लियोप्रिक एक क्लर्जी था और जिसका ईसाई संत होने के बावजूद भी उसका प्रेम बोधीना नाम की लड़की से था, जिसके ऊपर लियोप्रिक का कत्ल भी किया गया था। और लास्ट पार्ट में है in sixth part the conversation takes place between दूसरा प्रश्न ये तो थोड़ा सा भटक सा रहा। The sixth part is a monologue. Is spoken by Oliver Cromwell. और जो छठा पार्ट है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ओलिवर क्रॉमवेल का। तो आज मैं क्षमा चाहूँगा कि गला में साथ नहीं दे रहा है और थोड़ी तबीयत, तो कल हम लोग मिलते हैं। और वो इस भी पूरा मैंने तो सोचा था कि